बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल रिग्रेशन। तो मैं आपको बस ये बताता चलूँ कि मल्टीपल रिग्रेशन से पहले हमने जो लेक्चर कंडक्ट किया था वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन और कोरिलेशन एनालिसिस पे कंडक्ट किया था। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं कवर किया तो पहले तो आप वो कवर कर लें। अगर आपने वो कवर कर लिया तो इस लेक्चर पे हमने दो पार्ट्स को कंडक्ट किए हैं इस मल्टीपल रिग्रेशन में, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इसके दो लेक्चर यानी कि एक ही लेक्चर में दो पार्ट्स हमने बनाए हैं। इससे पहले पार्ट 1 कंडक्ट हो चुका है, तो पहले आप पार्ट 1 को कवर करें। उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जिसमें कि किस तरह हमने मॉडल बनाना है और किस तरह उसको हमने फिट करना है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। और फिर फर्दर उसकी एस्टिमेशन और कुछ हमने SPSS यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रन करके कुछ इंटरप्रिटेशंस भी हमने आज देखनी है, तो वो भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो पहले रिकॉल कर लेते हैं। ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर हो गया जिसमें हमने कोरिलेशन एनालिसिस को कवर किया था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कवर किया था। ठीक है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह आपने कवर करना है, फिर आप इस लेक्चर पे आएंगे। जब तक आप ये कवर नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, इसलिए आपको पहले वो चीज़ें कवर करनी है। मल्टीपल रिग्रेशन का इंट्रोडक्शन भी हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। ये कब यूज़ होता है? बेसिकली जब आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, तब हम मल्टीपल रिग्रेशन यूज़ करते हैं। सो इसको भी हम पार्ट 1 में डिटेल में देख चुके हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या है? डेफिनेटली आप रिग्रेशन प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और फिर मल्टीपल रिग्रेशन में आपको पता है कि डिफरेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल्स होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। उसकी बुनियाद पे आप प्रेडिक्ट करते हैं वाई को। तो इसको भी हम देख चुके हैं, यूज्ड व्हेन देयर इज़ मोर देन वन प्रेडिक्टर वेरिएबल। ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। अब देखें, यहाँ पर बेसिक एम है कि जो हमने कवर करने थे, तो इसमें से तो एक बात तो क्लियर हो गई। पहले पार्ट 1 में हम कवर कर चुके हैं कि अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज़ मल्टीपल रिग्रेशन, ये बात हमें कवर हो गई है। अंडरस्टैंड द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन एंड व्हाट द एस्टिमेट रिप्रेजेंट्स, ये भी हम कवर कर चुके हैं। सो फर्स्ट टू पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं अपने लेक्चर के पार्ट 1 में। तो अगर तो आपने उसको नहीं देखा, पहले आप उसको देख लेंगे, फिर आप इस पे आएंगे। अंडरस्टैंड हाउ टू डू अ मल्टीपल रिग्रेशन ऑन SPSS। तो SPSS में हमने आज देखना है और उसकी इंटरप्रिटेशन भी देखनी है कि किस तरह इंटरप्रिटेशन करते हैं, और कुछ हमने इसकी एस्टिमेशन के पोर्शन को भी कवर करना है आज के लेक्चर में। तो रिकॉल कर लेते हैं जी। जनरल जो मॉडल है उसकी कुछ फॉर्मेट आपके सामने है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मेट और मल्टीपल रिग्रेशन का फॉर्मेट भी आपके सामने है। सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, उसके हर एक वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट स्लोप है, और सिमिलरली उसका अल्फ़ा इंटरसेप्ट जिसको कहते हैं वो भी आपके सामने है। इसमें यूज़ होता है मल्टीपल रिग्रेशन में। ये आपके सामने रिग्रेशन इक्वेशंस हैं। अब सिंपल इन रिग्रेशन में इक्वेशन जो थी वो तो आपके सामने सिंपल फॉर्मेट है उसका। जब आप आपके पास सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसमें जो फॉर्मेट यूज़ होगा वो मोस्ट प्रोबेबली यही फॉर्मेट होता है कि अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तब तो आपने सिंपली यहाँ तक इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपके पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो आपने फिर 3 तक जाना है, सिमिलरली सो ऑन आप आगे मूव करेंगे इस तरह। इसको भी हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, इसलिए आपने इसको अगर नहीं देख सके तो पहले आपने वहाँ से कवर करना है, फिर आप इस चीज़ पे आएँ। ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और फिर हमने देखा था कि किस तरह नॉर्मल क्वेश्चन हम डिराइव करते हैं, ये भी हमने डिटेल में देखा है। ठीक है जी, ये जनरल फॉर्मेट आपका बन जाता है जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, तब तीन नॉर्मल इक्वेशंस बनती हैं और ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन बन जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, आपने इसको दोबारा रिकॉल कर लें अगर आपको भूल गई हैं ये सारी चीज़ें।
अब ये देखें, अगर एग्जांपल आपके हो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, तो उसकी बुनियाद पर आप किस तरह एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, ये भी हमने पूरा डिटेल प्रोसीजर देखा है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं, ये पोर्शन हमने देख लिया है। आज हमने देखना है कि जी रेजिडुअल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद आगे और चीज़ें भी देखेंगे। रेजिडुअल तो आपको पता है ना, एरर होता है, इसको आप सिंपली y माइनस वाई हैट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो देखें इसको भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि y आपका ओरिजिनल यानी कि वेरिएबल होता है और y हैट आपको प्रिडिक्टेड वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सो y माइनस वाई हैट इज इक्वल टू e विच इज़ रेजिडुअल, या इसको एरर भी कह सकते हैं या नॉइज भी कह सकते हैं, डिफरेंट नेम्स हैं इसके। बाकी जो पोर्शन है एरर के अलावा वो आपका फिटेड मॉडल बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी अजम्पशंस आपको पता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपने अजम्पशंस देखी होंगी। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में जो एरर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, आपको पता है ये अजम्पशन है, बेसिक अजम्पशन है रिग्रेशन की, कि जो एरर टर्म होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, जिसका मीन 0 होता है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है या कांस्टेंट होता है हर एक एरर टर्म के लिए। ठीक है, ये हम इसको कवर कर चुके हैं। If this assumption is violated, the results of your regression analysis may not be valid. So ये assumption violate नहीं होनी चाहिए, हर हालत में error term जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, उसके मीन 0 और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा हर एक error term के लिए। ठीक है, ये बेसिक assumption है इसकी। और भी काफ़ी assumptions हैं, उसको हम पार्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। You need to check this by plotting the residual standardized residual plots, और या हिस्टोग्राम भी हो सकता है या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी हो सकता है। इस एजम्पशन को कि रेजिडुअल टर्म जो है वो फॉलो करे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको हम चेक कर सकते हैं प्लॉट के थ्रू। ठीक है, रेजिडुअल प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम किस तरह चेक करेंगे कि हमारी जो एरर टर्म्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नहीं, तो वो हम प्लॉट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट भी बना सकते हैं। ये आप देखेंगे ज़रा, हमने रेजिडुअल्स को प्लॉट किया है जी। अब ये देखें ज़रा, ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रही है नॉर्मल को, मोस्टली ये है, मतलब इस तरह होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल से अबव जा रही हैं, यानी नॉर्मल शेप से या नॉर्मल कर्व से ऊपर जा रही हैं कुछ वैल्यूज़, ये आपकी ओरिजिनल शेप होनी चाहिए। ठीक है ना, मीन 0 है और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.99 है। ये सारी बातें आपके सामने हैं। या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट के थ्रू भी हम रेजिडुअल्स को चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखिए प्लॉट द रेजिडुअल वैल्यू दैट वाज ऑब्टेन्ड फॉर ईच डाटा पॉइंट्स अगेंस्ट द वैल्यू यू वुड एक्सपेक्ट इफ द रेजिडुअल्स वर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शुड बी अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक स्ट्रेट लाइन होगी डायगोनल, जैसे ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये प्लॉट्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अपने डाटा को रेजिडुअल्स को प्लॉट कर सकते हैं, यानी वाई माइनस वाई हैट को हम प्लॉट कर सकते हैं। अब आउटलायर्स जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आउटलायर्स के थ्रू। आउटलायर्स की वजह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो नहीं कर सकती, एरर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसलिए ये बात भी हमें माइंड में रखना चाहिए कि डाटा में आउटलायर्स होंगे तो नॉर्मल जो टर्म है, यानी सॉरी एरर टर्म है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो नहीं कर रही, वो अजम्पशन वायलेट करेगी और उसकी वजह से एरर अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारे क्या हो जाएगी, रिजल्ट्स वैलिड नहीं होंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डाटा में आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। अगर वो हैं तो अगर आउटलायर्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो उसको आपने डिटेक्ट करना है थ्रू द डिफरेंट मेथड्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास कुक डिस्टेंस मेथड है, डिफिट्स हैं, ठीक है, हैट मैट्रिक्स है, इस तरह के मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो डिटेल में हमने नहीं देखा था, सिर्फ सिंपल उसका कॉन्सेप्ट हमने चेक किया था। तो यहाँ पर भी वही बात है, डाटा पॉइंट्स दैट लाई फॉर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डाटा एंड हैव लॉर्ज रूल्स। तो आउटलाइंस का कॉन्सेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में,
कि जो बहुत ज़्यादा वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, यानी जो बाकी तमाम डाटा वैल्यू से डिफरेंट होती है, उसको हम आउटलायर्स कहते हैं। तो इन आउटलायर्स की वजह से हमारा डाटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, या यूँ कह सकते हैं इस पे आप रिग्रेशन जब फिट करेंगे, एनालिसिस लगाएंगे या रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे, फिर उस पर प्रेडिक्शन करेंगे, या वो फिर उसकी वजह से हमारा डाटा जो है ना बहुत ज़्यादा मॉडल डिस्टर्ब हो सकता है। यू कैन चेक फॉर आउटलायर्स, ठीक है। आउटलायर्स हम कैसे चेक कर सकते हैं, कह रहा है कि स्कैटर प्लॉट्स के थ्रू आप रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं वेरिएबल्स का, फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा डाटा पॉइंट जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। केस वाइज डायग्नोस्टिक, ये SPSS सॉफ्टवेयर है, उसमें हम केस वाइज डायग्नोस्टिक्स में के ऑप्शन में ये जो है ना आउटलायर्स चेक कर सकते हैं, या स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स प्लॉट हम अगर करें तो इसमें भी हमें पता चल जाता है कि आउटलायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये आपके सामने एग्जांपल है छोटी सी, कि अगर आपके सामने ये एक प्लॉट है, इसमें अगर आप देखें दो ऐसे वैल्यूज़ हैं जो बहुत दूर हैं, इन डाटा से काफ़ी दूर हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वो वैल्यूज़ हैं जो आउटलायर्स हैं। तो इसको आप डिटेक्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में ज़्यादा नहीं देख रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो इस एग्जांपल भी देख सकते हैं। Interested in a theory which suggests that a person's level of optimism and the social support that he or she has in her life predicts how long he or she will survive after being diagnosed with cancer. अब इसमें यानी डाटा यहाँ पर गिवन नहीं है बेसिकली, लेकिन डाटा यूज़ करके, ठीक है, इसमें रिग्रेशन एनालिसिस किया गया है, परफॉर्म एंड इंटरप्रेट द मल्टीपल रिग्रेशन। सो सिंपली डाटा तो यहाँ पर नहीं गिवन बेसिकली, लेकिन आपको ये बताया गया कि हम इसको परफॉर्म करेंगे SPSS के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। वो डाटा सॉफ्टवेयर में डाटा एंटर करके फिर पूरी एक इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल सर्वाइवल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सोशल और ऑप्टिमिज्म है, ठीक है। मेथड हमने एंटर करना है सबसे पहले, ये स्टैंडर्ड मल्टीपल रिग्रेशन, यानी एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने डाटा एंटर करना है, फिर उस पर हमने एस्टिमेशन करनी होती है या मॉडल फिटिंग करनी होती है या डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने फाइंड करने होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स में ही हम ये काम कर रहे हैं बेसिकली। तो मैनुअल भी हमें आना चाहिए, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मैनुअल आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको, या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए किस तरह कोई भी एग्जांपल्स या आप कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम खुद से पहले तो बना रहे हैं, फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डज दिस मॉडल a combination of social support and optimism significantly predict the response variable। अब देखें, कह रहे जी मॉडल आपने बनाना है, आपको पता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जिसमें सोशल सपोर्ट और ऑप्टिमिज्म आपका आ रहा है। क्या ये सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स वेरिएबल को? अब ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपली इसको बाय हैंड हमने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ इसको डिस्कशन करने के लिए हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं। क्या जो रिस्पांस वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर रहा है, या यूँ समझ लें, सॉरी, कि आप जो मॉडल हैं जिसमें हमने सोशल सपोर्ट और को और ऑप्टिमिज्म को यूज़ करके मॉडल बनाया है, क्या वो सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्शन कर रहा है रिस्पांस वेरिएबल की, ठीक है। तो अब देखें ये पूरा एक अनोवा टेबल बना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल भी कहते हैं इसको। ये सॉफ्टवेयर में इजीली SPSS के थ्रू ये चीज़ें हम ले सकते हैं। ये आउटपुट्स हैं बेसिकली, ठीक है, रिजल्ट्स हैं जिसको आप कहते हैं ना। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में F टेस्ट यूज़ होते हैं, ये F टेस्ट की वैल्यू है, और डिफरेंट इसके लिए मीन स्क्वायर्ड है, ये सिग्निफिकेंस बेसिकली P वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखें आप कि इसमें
2 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द रिग्रेशन और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 197 है। अब हमने एफ टेस्ट को कंपेयर किया कि क्या ये अल्फ़ा जो है ना वो अपना लेस देन है पी वैल्यू से या ग्रेटर देन है। अब हम देखें कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है, उसको कंपेयर करें। सो ये हमने बेसिकली कंपैरिजन किया है पी वैल्यू और का, ठीक है ना, अल्फ़ा के साथ। उसकी बेसिस पे हमने इसकी रिएक्शन की है। तो बेसिकली ये बताने का मकसद यहाँ पर ये था कि आप अपने रिसर्च पर्पस के लिए इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया है, पूछा है कि रिस्पांस वेरिएबल को क्या ये मॉडल जो है ना सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है कि एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट हमने यूज़ किया है। तो उसकी बुनियाद पे हम यस हमने किया, यानी कि हमने उसकी बुनियाद पे ही ये इस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बुनियाद पे हमने ये यस किया है। बेसिकली यस से मुराद ये है कि जी ये जो है ना रिस्पांस वेरिएबल को सही तरीके से मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कंपैरिजन किया हमने, ये पी वैल्यू जो है ना ये बेसिकली है, इसको हमने यूज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आप कह सकते हैं। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। अब देखें ये है एफ टेस्ट, यानी एनालिसिस। एफ टेस्ट बेसिकली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में यूज़ होता है कि तमाम जो है ना एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में अपने डिफरेंट मीन्स को टेस्ट करते हैं। बहरहाल इसकी डिटेल में नहीं ज़्यादा, सिंपल आपको सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर ये बताया गया। कोई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है बेसिकली कि आपको पेपर में ये बताया जाए कि हाँ जी ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल है, इसको कैसे आप एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं। ये चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको पर्पस बताना है कि ये इस पर्पस के लिए यूज़ होता है बेसिकली। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरिएंस इन रिस्पांस वेरिएबल सर्वाइवल इन मंथ इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। तो ये देखें, ये एक मेथड है, उसके थ्रू हमने 40.1% हमने देखा है कि 40.1% जो है ना रिस्पांस वेरिएबल का जो वेरिएंस है वो फाइंड हो रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरिएंस इन द रिस्पांस वेरिएबल सर्वाइवल इन मंथ इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। तो ये 40.1% मॉडल की तरफ से एक्सप्लेन हो रहा है। तो ये मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम रिसर्च में देखते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है जी, राइट द रिग्रेशन इक्वेशन। अब देखें ये हम सॉफ्टवेयर के थ्रू रिग्रेशन इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब बाय हैंड तो मैंने आपको बता दिया किस तरह बनाते हैं, वो पार्ट 1 में हम कवर कर चुके हैं। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ये सारी चीज़ें हो सकती। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू यानी SPSS सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज़ हुआ है। डाटा पहले एंटर करते हैं, फिर उस पर कमांड लगाते हैं और फिर कमांड लगाने के बाद ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास कांस्टेंट यानी अल्फा इंटरसेप्ट है, या यूँ कह सकते हैं ये ए की वैल्यू है। ये आपके पास B1 की वैल्यू है, ये B2 की वैल्यू है। इस पर ये टी टेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ये टी टेस्ट की वैल्यू है, यानी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, और ये उसके लिए पी वैल्यू है। इसको कंपैरिजन करें अल्फ़ा के साथ, उसकी बुनियाद पे आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, ठीक है ना। ये इसकी आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं इजीली, अल्फ़ा इंटरसेप्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं, B1 की भी कर सकते हैं, B2 की कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये विद इन सेकेंड जो है ना आउटपुट्स आपको मिलते हैं सॉफ्टवेयर में, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती हैं, सिर्फ आप वहाँ से सॉफ्टवेयर में रिग्रेशन मॉडल लेते हैं, फिर उसको अपने पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हर वक्त आप जो है ना बाई हैंड कैलकुलेशंस नहीं करते। आप रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो आप बाई हैंड कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में आप बाई हैंड कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन रिसर्च में आप ऐसा नहीं करते, वहाँ आपको सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन को यूज़ करना होता है। तो ये यही चीज़ है, इसको हम बाय हैंड पेपर में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सर्वाइवल सॉरी रिसर्च में हम इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये है, डू बोथ वेरिएबल्स सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट सर्वाइवल इन मंथ्स। क्या दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सर्वाइवल इन मंथ्स को सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये भी हम टी टेस्ट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी वही क्वेश्चन 1 में भी हमने देखा था इसको
तो अब इसमें हमने टी, वहाँ पर हमने एनालिसिस वेरिएंस किया था, यहाँ हम टी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखें B1 को उन्होंने पहले किया है, जैसे B1 के लिए टी की वैल्यू है 10, इसको आप इसकी पी को देखेंगे ज़रा, पी वैल्यू बहुत लेस देन है अल्फ़ा से, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और उसकी बुनियाद पे हम कहेंगे यस फॉर ऑप्टिमिज्म, ये ऑप्टिमिज्म हो गया। और सोशल सपोर्ट के लिए देखें यहाँ पर भी ऐसे ही है 4.026 इसकी टेस्ट रेट की वैल्यू है और ये पी वैल्यू है, यानी बहुत कम है, अल्फ़ा से लेस देन है। तो ये भी यस ही है, जो इसमें मतलब दोनों ही आपको कंपेरिजन अगर करें, यानी B1 को भी B2 को भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन करें अगर आप इसको पी वैल्यू को अल्फ़ा के साथ, तो दोनों ही आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि वाकई दोनों वेरिएबल सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर्वाइवल को, ठीक है। विच ऑफ द प्रेडिक्टर वेरिएबल्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द रिस्पांस वेरिएबल, तो कभी आपको ये भी जानना पड़ सकता है रिसर्च में कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिस्पांस वेरिएबल के लिए, या यूँ भी किसी में हो सकता है कि कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम देखेंगे। तो अब देखिए कैसे पता चलेगा, ये भी टेस्ट वही इंफॉर्मेशन आउटपुट है उसके थ्रू हमने किया। बीटा को देखें ज़रा, बीटा स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ये देखें, ये ज़रा बीटा स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है, इनकी इंफॉर्मेशन गिवन है B1 के लिए, B2 के लिए, ठीक है। कैन बी यूज्ड टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेडिक्टर वेरिएबल्स। ऑप्टिमिज्म हैज़ अ बीटा वैल्यू ऑफ 0.558, ये देखें ये वाली वैल्यू, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने फाइंड किया, एंड सो कंट्रीब्यूट्स मोर देन सोशल सपोर्ट विच हैज़ अ बीटा वैल्यू ऑफ 0.225। अब देखें जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और जिसकी वैल्यू कम होगी वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। सो अगर क्वेश्चन होता है कि कौन सा मोस्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो तो हो गया जी ऑप्टिमिज्म की वैल्यू के ग्रेटर है, तो लिहाजा ये आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और नेक्स्ट सोशल सपोर्ट की वैल्यू कम है, तो लिहाजा ये कम कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रेडिक्शन में, ठीक है। वाई को प्रेडिक्ट करने में सोशल सपोर्ट की जो है ना कम कंट्रीब्यूशन है, जबकि ऑप्टिमिज्म की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखे ना, मैंने आपको कहा था कि प्रेडिक्शन करनी है आपने वाई को, जब आपने वाई को प्रेडिक्शन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि भी कौन सा वेरिएबल ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्रेडिक्शन में और कौन सा वेरिएबल कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो वो बाय हैंड कैलकुलेशन में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, टाइम लगेगा, तो सॉफ्टवेयर में इजीली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखें एक क्वेश्चन ये है कि जी यूज़ द रिग्रेशन इक्वेशन टू मेक द फॉलोइंग प्रेडिक्शन, इफ अ पर्सन हैज़ एन ऑप्टिमिज्म स्कोर ऑफ 10 एंड अ सोशल सपोर्ट स्कोर ऑफ 2, हाउ लॉन्ग वुड यू एक्सपेक्ट देम टू सर्वाइव। सो ये तो खैर सॉफ्टवेयर के लिए कैलकुलेशन नहीं है, ये आपकी बाय हैंड कैलकुलेशन है, यानी यूँ समझ सकते हैं आप इसको, पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने पहले रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड की, लेट्स सपोज ये आपने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड की है सर्वाइवल इन मंथ्स वाले, ठीक है। ये आपका वाई हैट है और ये बाकी ये आपका x1 और ये x2 है। तो अगर आपको x1 और x2 की वैल्यूज गिवन है तो आपने किस तरह ये ना फाइंड करना है ये सारी चीज़ें। अब आप देखें उन्होंने कहा है कि आपको ऑप्टिमिज्म स्कोर की वैल्यू 10 गिवन है और यानी x1 की वैल्यू 10 गिवन है और x2 की वैल्यू 2 गिवन है। तो सिर्फ आपने x1 और x2 की वैल्यूज पुट करनी है, x1 यानी ऑप्टिमिज्म की जगह पे 10 और सोशल सपोर्ट की जगह पे 2 आपने पुट किया, इनको मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया तो 67.02 आ गया है। इन शॉर्ट आप यूँ कह सकते हैं कि 67 मंथ्स वो सर्वाइव करेगा। ये पूरा एक क्वेश्चन सिनेरियो गिवन था, अगर आप यहाँ पर देखें स्टार्ट में ही आपको बता दिया है, ये क्वेश्चन गिवन था आपको, ठीक है। इसमें उन्होंने यही पूछा कि बंदे को जो है ना डायग्नोज हुआ है कैंसर, तो अगर वैल्यूज़ डिफरेंट गिवन हो, जैसे ऑप्टिमिज्म और सोशल सपोर्ट की वैल्यू गिवन हो, तो कितना अरसा वो सर्वाइव कर सकता है। तो उन्होंने बताया 6 से 7 मंथ्स वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन है, पहले से आपको पता चल गया 6 से 7 मंथ्स तक वो सर्वाइव कर सकता है। अगर ऑप्टिमिज्म स्कोर और सोशल सपोर्ट्स की वैल्यू आपके पास 2 हो और ऑप्टिमिज्म की 10 हो, तो कितना अर्सा वो प्रेडिक्शन उसकी हो सकती है कि वो कितना अर्सा सर्वाइव करेगा। तो ये प्रेडिक्शन हो गया। तो ये बाय हैंड भी आप इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो आपके पास क्वेश्चंस थे 5 4 3, ठीक है ना, 2 1, ये क्वेश्चन जो हमने अभी देखे हैं
ये सारे हमने रिसर्च के लिए देखे हैं, ये कि हमें इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपको वैल्यू गिवन हो 0.5558, सॉरी 0.558 और 0.225। अब आपको ये कहा जाता है कि हाँ जी ये क्या बता रहा है आपको, तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। तो ये आइडिया भी आपको होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस तरह का ना। सो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, ज़्यादा देखा नहीं है इस पार्ट 2 में। हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर्स के कुछ रिजल्ट्स को हमने यूज़ करके, कुछ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन देखे हैं। आउटलायर्स को भी पहले भी देखा हुआ था, आज फिर देखा है। और फिर हमने ये अजम्पशन को चेक किया है कि किस तरह किस तरह एरर टर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकती है या नहीं कर सकती, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, तो वो भी हमने देखा है। और रेजिडुअल्स यानी कि उसकी फॉर्म भी चेक की है। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं, प्रेडिक्शन को भी हमने देखा है किस तरह प्रेडिक्शन होती है। एट द एंड हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें कवर करनी है की हैं सॉरी। हमें मल्टीपल रिग्रेशन में आपको पता होना चाहिए कि आप प्रेडिक्ट करते हैं वाई को, जबकि आपको डिफरेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन गिवन होता है। टू असेस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच प्रेडिक्टर वेरिएबल इन एक्सप्लेनिंग द रिस्पॉन्स वेरिएबल, हर एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच यानी हर एक इम्पोर्टेंस की वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इम्पोर्टेंस भी हमने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा वेरिएबल ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा वेरिएबल कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको भी हमने चेक किया कि ये कैसे चेक होता है। एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेडिक्टर एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल सेपरेटली, ये भी हमने देख लिया पहले से। परफॉर्म एंड इंटरप्रेट द मल्टीपल रिग्रेशन, इसको भी हमने डिटेल में चेक किया। सो ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी क्वेश्चंस हों आपने देखने हैं, इतना ज़्यादा इसमें कोई हमने डिस्कशन की नहीं है पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। अगर फिर भी ये चीज़ें कोई क्लियर नहीं हुई तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।